इतिहास कहते हैं किताबों में लिखा जाता है, पर कुछ कहानियां पत्थरों पर उकेरी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे, एक ऐसे सम्राट की जिसकी विरासत तलवार से नहीं बल्कि पछतावा से बनी। ये कहानी है युद्ध के मैदान से शांति के मार्ग तक के एक अनोखे सफर की। ये सिंबल, ये चिन्ह हम सब ने कहीं ना कहीं देखा है ना? हमारे पासपोर्ट पर, करेंसी नोट्स पर। ये भारत की पहचान जो है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। पर कभी सोचा है कि इस शक्तिशाली प्रतीक की कहानी आखिर है क्या? इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? चलिए, आज आपको ले चलते हैं 2000 साल से भी ज्यादा पीछे, एक ऐसे सम्राट की दुनिया में जिसके एक हृदय परिवर्तन ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो इस प्रतीक की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके बनाने वाले को समझना होगा। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, टाइम में पीछे, सम्राट अशोक और उनके विशाल मौर्य साम्राज्य के दौर में। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी 322 ईसा पूर्व में। फिर 268 ईसा पूर्व के आसपास सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया 261 ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद करीब 250 ईसा पूर्व से इन महान स्तंभों का निर्माण शुरू हुआ। अशोक महान, ये नाम तो हम सब जानते हैं, पर क्या वो हमेशा से महान थे? हमेशा से शांति के दूत थे? नहीं, अपने शासन की शुरुआत में अशोक की कहानी कुछ और ही थी। उस दौर के अशोक एक बेहद महत्वाकांक्षी, एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, अपने मौर्य साम्राज्य को हर दिशा में फैलाना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और यही जिद, यही महत्वाकांक्षा उन्हें इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक की तरफ ले गई। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कलिंग एक छोटा सा राज्य था, पर उसे जीतने की अशोक की चाह ने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया जिसने सिर्फ नक्शे नहीं बदले, बल्कि उस सम्राट के दिल को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कलिंग युद्ध की कीमत बहुत भारी थी, भयावह। अंदाजा है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। सोचिए जरा, जब सम्राट अशोक ने उस खून से सनी जमीन को देखा होगा, तो उनकी जीत का जश्न मातम की खामोशी में डूब गया। उस एक मंजर ने, उस खून खराबे ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। एक गहरा बदलाव आया उनके अंदर, और उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, एक नया दर्शन, जिसे नाम दिया गया धम्म। तो अब अशोक का मिशन साम्राज्य बढ़ाना नहीं था, अब उनका मिशन था शांति, नैतिकता और करुणा का संदेश फैलाना। और अपने इस नए मिशन के लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका चुना। तो ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, ये असल में एक यूनिवर्सल मॉरल कोड था, एक नैतिक संहिता। मतलब अहिंसा, बड़ों का आदर करना, हर जीव के लिए मन में दया रखना। ये एक राजा की अपनी प्रजा के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक ऐसा आइडिया जो उस वक्त के लिए बहुत नया था, मानो दुनिया को बेहतर बनाने का एक रोड मैप। अब इस नए विचार को, इस धम्म को लोगों तक पहुंचाएं कैसे? तो अशोक ने पत्थर को अपनी आवाज बनाया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में जगह जगह ये शानदार स्तंभ बनवाए। और ये सिर्फ पत्थर के खंबे नहीं थे, नहीं, ये उस जमाने का मास कम्युनिकेशन सिस्टम थे, एक ऐसा माध्यम जो धम्म का संदेश आने वाली सदियों तक पहुंचा सके। और इन स्तंभों को बनाना, अरे ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन्हें चुनार के बलुआ पत्थर के एक ही विशाल टुकड़े से तराशा गया था, मतलब मोनोलिथिक। अब जरा सोच कर देखिए, 50 टन वजनी और 50 फीट ऊंचा खंबा, वो भी एक पत्थर से, फिर उसे शीशे की तरह चमकाना और सैकड़ों मील दूर ले जाकर खड़ा करना, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग और कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। सच में अशोक ये संदेश सिर्फ अपने महल तक नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोच समझकर इन स्तंभों को बड़े बड़े व्यापारिक रास्तों और तीर्थ यात्रा के सेंटर्स पर लगवाया। सारनाथ, सांची, वैशाली, प्रयागराज, हर जरूरी जगह पर। ये धम्म को पूरे उपमहाद्वीप में फैलाने का एक बहुत बड़ा, एक सोचा समझा अभियान था। अब इन सभी स्तंभों में से एक है जो सबसे ज्यादा मशहूर है, इतना मशहूर कि उसका ऊपरी हिस्सा आज हमारे देश की पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारनाथ के लॉयन कैपिटल की। तो चलिए अब जरा इसे करीब से देखते हैं।
सारनाथ को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये वही पवित्र जगह है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। इस महान घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। तो जाहिर है अशोक ने अपने सबसे खास स्तंभ के लिए इसी ऐतिहासिक जगह को चुना। इस कैपिटल का हर हिस्सा कुछ कहता है, सबका एक गहरा मतलब है। ये जो 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, ये बुद्ध की शक्ति का प्रतीक हैं। ये बताते हैं कि बुद्ध का संदेश, उनकी सिंह गर्जना पूरी दुनिया में फैल रही है। फिर नीचे की पट्टी पर देखिए, आपको 4 जानवर और बीच में धर्मचक्र दिखेगा। और सबसे नीचे ये जो उल्टा कमल है, ये पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक। और कमाल की बात देखिए कि कैसे वक्त के साथ इस एक ही प्रतीक के मायने बदल गए। सम्राट अशोक के लिए ये उनकी ताकत और धम्म के प्रचार का सिंबल था, और आज आज़ाद भारत के लिए ये शांति, न्याय और सच्चाई के उन आदर्शों का प्रतीक है जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई है। ये कैपिटल सदियों तक मानो इतिहास में कहीं खो गया था। फिर 1905 में इसे दोबारा खोजा गया, और जब भारत आज़ाद हुआ तो एक नए देश को एक प्रतीक की ज़रूरत थी। एक ऐसा प्रतीक जो हमारी प्राचीन जड़ों और नए भविष्य को जोड़े। जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम आगे बढ़ाया, और फिर 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत गणतंत्र बना, उसी दिन अशोक के इन शेरों को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपना लिया गया। इस प्रतीक को पूरा करने के लिए इसके नीचे हमारे मुंडक उपनिषद से एक अमर वाक्य लिखा गया, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। बस ये एक लाइन हमारे पूरे राष्ट्रीय प्रतीक का निचोड़ है, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें हमेशा सच के रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है। तो सवाल ये है कि 2000 साल से भी पहले पत्थर पर उकेरा गया शांति का एक संदेश आज 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश को कैसे प्रेरणा दे सकता है? शायद इसका जवाब अशोक की उसी विरासत में छिपा है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि अंत में जीत हमेशा करुणा और सत्य की ही होती है। इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।